अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा कि अब एक तो आपने ज़ाहिर मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है उसे ख़त्म करने की कोशिश की है, जो मॉनेटरी पॉलिसी में बात की गई है, मगर उसके बावजूद अभी एक टी-बिल्स का ऑक्शन होना है। मार्केट इस वक्त नज़र आता है कि बाकायदा तौर पर सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि हुकूमत को बहुत सारे पैसे चाहिए, 6,900 अरब रुपये, और मार्केट को पता है कि वो आपसे बोरो नहीं कर सकते इस वक्त। तो क्या आप, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में कम से कम कुछ करेंगे जिसकी वजह से बैंक्स को एक मैसेजिंग जाए कि सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि मैनिपुलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुद शौकत तरीन साहब ने, वज़ीर मुशीर ख़जाना ने, उन्होंने आपसे भी बात की है। तो क्या स्टेट बैंक कोई किरदार अदा करेगा कि ये नीचे भी अनसर्टेनिटी ख़त्म हो अगले टी-बिल के ऑक्शन में? अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल किरदार अदा करेंगे, और मैं ये बड़े वाज़े तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ, और हमने स्टेटमेंट में लिखा भी है कि जो ट्रेजरी बिल ऑक्शन में जो दिसंबर 1 को हुई, जो इंटरेस्ट रेट बढ़े, वो अनवारंटेड था, और हमारी तारीख़ में हमने इस तरह की स्प्रेड या डिफरेंस पॉलिसी रेट और 3 मंथ ट्रेजरी बिल रेट में नहीं देखा। और ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इस किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं तो स्टेट बैंक इसको ऐसे नहीं देखेगा कि ये सिर्फ फाइनेंस डिवीज़न की प्रॉब्लम है, हम इसको ऐसे देखेंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम है, एंड वी विल बी रेडी टू टेक एनी एंड ऑल मेजर्स कि इस किस्म की अनवारंटेड चीज़ें ना हों। क्यों? देखें, ऐसी जब डेवलपमेंट्स होती हैं तो ये अनसर्टेनिटी की सेंस को और बढ़ाती हैं, और अगर पॉलिसी रेट अब हमारा 9.75 है और 3 मंथ ट्रेजरी बिल रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, तो ये डेट की सस्टेनेबिलिटी को क्वेश्चन करता है। अगर डेट की सस्टेनेबिलिटी को आप क्वेश्चन करेंगे तो वो तो किसी के फ़ायदे में नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फ़ायदे में भी नहीं है। दैट्स वाई वी थिंक वी विल टेक इट एज आवर प्रॉब्लम एज वेल। और ये पैगाम हमने बैंकों को भी पहुंचाया है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब और मैंने मिल के बैंकों के साथ मीटिंग भी की थी, और यही उनको पैगाम पहुंचाया था कि जिस तरह हमारे माजी में एक ऑर्डरली स्प्रेड रही है पॉलिसी रेट और टी बिल रेट में, और ऐसे ही हम इसको रखें। मतलब स्टेट बैंक हुकूमती इदारा नहीं है, एक रियासती इदारा है। उसका काम नहीं है कि वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को गाइड करे, मगर एक डिस्कनेक्ट है जिसमें अब जिम्मेदारी कहाँ डाली जाए। कि आपने सितंबर में नज़र आ गया था, आपने बता दिया था कि 7 से 7.25% किया है और स्टेट बैंक देखेगा चीज़ों को। उसके बावजूद सितंबर से के बाद जो 3 महीने में हम देखते हैं ट्रेजरी बिल ऑक्शंस, उसमें 3 माह के पेपर में कोई 73% हुकूमत ने उठाया है, कोई 21-22% उठाया है 6 माह के पेपर में, और 1 साल में कोई 7% उठाया है। तो उस वक्त शॉर्ट टर्म किया, जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है दिसंबर में भी कि बहुत ज़्यादा रोल ओवर करना है, बहुत ज़्यादा मार्केट से बोरो करना है। पहले भी जब 13.25% पर इंटरेस्ट रेट था तो लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो गए, जिसकी शौकत तरीन साहब भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे कि जी उस वक्त कोई 1500 अरब रुपये से 2900 अरब रुपये पर हमने सूद की अदायगी पहुँचा दी। फिर नवंबर में हमें नज़र आया कि आपकी पॉलिसी अनाउंसमेंट हो रही है, उससे एक दिन पहले 10.25% को रिजेक्ट कर देती है मिनिस्ट्री हुकूमत, और उसके 14 दिन बाद 11.5% पर जाकर उठाती है। इसका क्या किया जाए कि ये जो नुकसान होता है ज़ाहिर है, और उससे आखिर में तो यही होगा कि अगर हायर साइड पर हुकूमत जाके पैसे उठाएगी तो पैसा मार्केट में ही आएगा, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा टाइटनिंग का। तो क्या किया जाए इसका? देखिए, एक तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि फाइनेंस डिवीज़न और स्टेट बैंक में कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से चल रही है। अब आपका जो स्पेसिफिक सवाल है वो ये है कि फाइनेंस डिवीज़न कैसे फ़ैसला करती है कि किस रेट पे ट्रेजरी बिल्स को उठाना है। अब मुनासिब तो यही होगा कि ये सवाल आप फाइनेंस डिवीज़न से करें और आपको उसका जवाब मिल भी जाएगा। मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि देखें, हर अदारे में और स्टेट बैंक में भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंसिडरेशंस होती हैं जिसका शायद सारी पब्लिक को ना पता हो, लेकिन ये आप यकीन रखें कि फाइनेंस डिवीज़न और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिल के ही इस गोल पे काम कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ को हम सस्टेनेबल रखें। अगर मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है जैसे हुई है, हम दोनों ने मिल के यही पैगाम पहुंचाया है मार्केट को कि अब गोइंग फॉरवर्ड वी विल इंश्योर कि ऐसी वॉलेटिलिटी ना हो और खामखा मार्केट को धचके ऐसे ना मिले। इंशाल्लाह आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। पिछले 1.5-2 माह में लगा नहीं कि आपकी कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी। देखें, एक तो मैं आपको फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि एक तासुर है और वो बिल्कुल गलत तासुर है, और कुछ वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थी। हमने भी रेट्स बढ़ाए थे जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से थोड़े से ज़्यादा थे। चले, अब तो हमने इस कमेटी में जो फ़ैसला किया है और जो फॉरवर्ड गाइडेंस भी दी है, उसका एक मकसद यही है, क्योंकि अगर पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये कंसर्न थी कि आइंदा कितने रेट्स बढ़ाएंगे, तो फिर ये बहाना
उनसे ले लिया जाए। और हमने वाज़ेह तौर पे ये फॉरवर्ड गाइडेंस इसीलिए दी है कि इन द नियर टर्म वी एक्सपेक्ट सेटिंग्स टू रिमेन ब्रॉडली अनचेंज्ड। और जो आपने रुपए की बात की, ज़ाहिर है इसको भी एक टूल के तौर पर देखता है स्टेट बैंक कि किसी भी तरीके से करंट अकाउंट को बैलेंस किया जाए। मगर रुपए के गिरने के बाद भी हमने देखा रुपया गिरता रहा जून के बाद मुसलसल, मगर करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता रहा मुसलसल। और नवंबर में तो हमने कोई 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स देखी हैं, 5 अरब डॉलर का तिजारती खसारा देखा है। तो रुपए का गिरना इन्फ्लेशनरी तो साबित हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि रुपए में महंगी पड़ रही हैं, मगर वो कैसे रोक रहा है इस वक्त करंट अकाउंट खसारे को, कैसे कर्टेल कर रहा है, कैसे बैलेंसिंग फैक्टर का काम कर? एक तो हमें इसकी बड़ी तशवीश है कि जो एक्सचेंज रेट जो है जो डिप्रीशिएट हुआ है, क्योंकि इसका महंगाई पे आहिस्ता आहिस्ता असर आएगा। अभी इस तरह असर नहीं आया, लेकिन आगे क्योंकि जब भी एक्सचेंज रेट डिप्रीशिएट होता है तो इसका आता है। और हुकूमत के साथ मिल के हम और मेजर्स पे भी काम कर रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए। इसका काफ़ी कुछ हद तक ताल्लुक़ कमोडिटी प्राइसेस से है। इंशाल्लाह ये नीचे आएंगी और हमारे यहाँ भी महंगाई कम होगी। अब आपने ये सवाल किया कि एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट आएगा कि नहीं, तो मैं दोबारा आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे माजी का एक्सपीरियंस और एविडेंस देखें। और आप देखेंगे कि जब हमारा एक्सचेंज रेट डिवैल्यू होना शुरू हुआ 2018 से यही सिलसिला तकरीबन शुरू हो जाता है, तो आप देखेंगे कि करंट अकाउंट के डेफिसिट की बढ़ने की रफ्तार में कमी आई। और जैसे जैसे एक्सचेंज रेट जो है वो डिवैल्यू हुआ तो कुछ लैग के साथ फिर करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना शुरू हो गया। ये पैटर्न बार बार हमारे माजी में है और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अभी भी, क्योंकि ये करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से एक्सचेंज रेट जो है वो डिप्रीशिएट हुआ है, ये एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर का किरदार अदा कर रहा है। और कुछ लैग्स के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें कमी आएगी और जो हमारी एक्सपोर्ट्स की बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें मज़ीद इजाफा होएगा। लेकिन थोड़ा सा ये लैग होता है एंड इस लैग में वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं अभी और जो हमारे रिज़र्व्स पहले थे, पहले $7 बिलियन के थे, अब तकरीबन $19 बिलियन के हैं, तो हमारे पास ये कैपेसिटी है कि इन 2-3 महीनों को हम एक पायदार अंदाज में सह लेंगे। मगर ये रिज़र्व पर भी एक सवाल है, मगर उससे पहले जब आप 178 पर जाता है रुपया और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से 167-168 का होना चाहिए, मगर स्पेकुलेशन की वजह से रुपया 178 का हुआ है। जब मार्केट डिटर्मिन्ड होगा तो इसका मतलब है आपने ना किसी को स्पेकुलेट करने देना है, ना ही किसी को मैनिपुलेट करने देना है, और स्टेट बैंक ने इंटरवीन करना है। तो स्टेट बैंक इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा है अगर फाइनेंस मिनिस्टर को लग रहा है, एडवाइज़र को लग रहा है कि इस वक्त स्पेकुलेटर और मैनिपुलेटर रुपये को यहाँ रखे हुए? देखिए, एक्सचेंज रेट की डेवलपमेंट्स में 2 फैक्टर्स हैं। एक फंडामेंटल्स है, लेकिन साथ साथ स्पेकुलेशन भी है। स्पेकुलेशन इसलिए शुरू हो जाती है कि अगर एक्सचेंज रेट एक ही सिमत में जा रहा हो तो कुछ लोग ये फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि ये मज़ीद और गिरेगा, इसीलिए वो डॉलर ख़रीदने शुरू कर देते हैं। अब जो हमारी इंटरबैंक मार्केट है शाहज़ेब, उसमें तो जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रेड की बैक्ड होती हैं। हर किसी के पीछे डॉक्यूमेंट होती है कि किस पर्पस के लिए बैंक से फॉरेन एक्सचेंज ख़रीदा जा रहा है। अलबत्ता जो कर्ब मार्केट है, जिसको हम ओपन मार्केट कहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन इस तरह हो सकती है कि बग़ैर किसी वजह दिए आप कैश डॉलर ख़रीदने शुरू कर दिए। इसके लिए हमने कुछ कंट्रोल्स किए हैं, अभी कुछ मेजर्स किए हैं। एक हमने ये किया है कि अगर $500 से ज़्यादा आप कैश ख़रीदना चाहें तो आपको बायोमेट्रिक करना है, उससे फिर हमें रिकॉर्ड मिल सकता है कि कौन ख़रीद रहा है। इसके अलावा हमने एक और मेजर ये किया है कि अगर आप $10,000 से ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होएगी, उसका आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू करना पड़ेगा, ताकि फिर हमें थोड़ी सी विजिबिलिटी आए। एक और फैक्टर ये था कि हमें ये रिपोर्टें मिल रही थी कि अफ़गानिस्तान लोग कैश लेके जा रहे हैं और वहाँ पे स्मगलिंग हो रही है। तो उसको कम करने के लिए हमने ये लिमिट कम की कि एक शख्स $1,000 तक, वो पहले 10,000 था, $1,000 तक अफ़गानिस्तान लेके जा सकते। अब ये कुछ मेजर्स थे इस किस्म की स्पेकुलेशन को कम करने के लिए, और हम फाइनेंस डिवीज़न के साथ मिलके और मेजर्स पे भी काम कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल्स के ऊपर जो स्पेकुलेशन हो रही है उसको कम किया जाए। मतलब क्योंकि आपने जिन मेजर्स की बात की है, हमने मार्केट से वेरीफाई किया है कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट भी किया है। और अगर बड़ा अमाउंट है तो क्रॉस चेक के ज़रिए पैसा होगा, कैश के ज़रिए पैसा नहीं होगा, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, आपको NIC देना पड़ेगा, तस्वीर खिंचवानी पड़ेगी, सारे काम वो कर रहे हैं। तो फिर इसेंशियली अगर ये हो रहा है तो जो रुपए की कदर है वो उन फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट कर रही है जो ज़्यादा करंट अकाउंट खसारे की वजह से इस वक्त सामने आ रहे हैं, या फिर वाकई स्पेकुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है?
दोनों फैक्टर्स हैं शाहज़ेब, दोनों फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये बताना चाहता हूँ कि दोनों फैक्टर्स पे काम हो रहा है। फंडामेंटल्स पे काम इस तरह हो रहा है कि हम पॉलिसीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि डिमांड ग्रोथ को मॉडरेट करें। इसमें 2-3 महीने लगते हैं लैग्स में, लेकिन इसका असर आएगा। हमारे माजी में भी जब हमने पॉलिसीज़ को मॉडरेट किया है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना शुरू। स्पेकुलेशन को हम इनडायरेक्ट मेजर्स से कर रहे हैं और मज़ीद भी मेजर्स लेंगे ताकि इन दोनों फैक्टर्स को हम एड्रेस करें। अब क्योंकि हाल ही में रुपया बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोगों को ये फिक्र है कि ये शायद बढ़ता ही जाएगा।